हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रैक यूपीएससी एट होम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं डेली इंपॉर्टेंट इवेंट्स को। आज की डेट है 12 अगस्त 2020 और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट इवेंट्स का डिस्कशन। उससे पहले अगर आप हमारे इस डिस्कशन के नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है डेली करंट अफेयर विद सौरभ सोलंकी। और आपको अगर कोई क्वायरी वगैरह आती है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आज का जो पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इट इज़ रिलेटेड विद दीपसांग प्लेन्स। कहाँ पर है ये प्लेन? तो ये आपका जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, लद्दाख वाला रीजन है। यहाँ पर देखिए, ये जो जगह है ये दीपसांग प्लेन है। ठीक है, यहाँ पे नीचे गंगवाल वैली है, गलवान वैली है, जहाँ पर इंडिया और चाइना का कन्फ्लिक्ट हुआ था। ठीक है, नीचे यहाँ पर शोक है और यहाँ पर आपका दौत बैग ओदिया, ये देखिए। ठीक है, क्या हुआ है, ये न्यूज़ में क्यों आया है प्लेन? क्योंकि यहाँ पर इंडिया और चाइना की जनरल लेवल की मीटिंग्स हुई है। यहाँ पर डिस्कशन के लिए जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं उनको हम रिजॉल्व कर सकें, उसको लेके एक डिस्कशन हुआ है इंडिया और चाइना के बीच। देखिए, ये जो दीपसांग प्लेन है ना, ये आपके जोग्राफिकल एक्सपेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि इसी प्लेन में आपको एक पांगोंग सो करके एक लेक मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट लेक है ये। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्या है यहाँ पर आपका लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना, जो एरिया है, और साथ ही साथ ईस्टर्न लद्दाख है। वो रीज़न ये हमेशा न्यूज़ में रहता है क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? तो देखिए, आपको गलवान वैली तो हमने जैसे डिस्कस किया, ये जो आपका पूरा पैंगोंग प्लेन है ना, ये पूरा यहाँ पे आपको ये गलवान वैली देखने को मिलेगी। और क्या मिलेगा? एक गोगरा हॉट स्प्रिंग है। ठीक है ना, हॉट स्प्रिंग क्या होता है? गर्म पानी का तालाब। वो भी आपको यहाँ इस प्लेन में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, और क्या है? फिंगर एरियाज ऑफ पोंगोंग, हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ये पैंगोंग जो शो लेक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी कुछ स्पेशलिटी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, देखिए, दीपसांग इज वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस ऑन द LAC वेयर टैंक मोनेवर आर पॉसिबल। यहाँ आपकी टैंक का जो मूवमेंट्स है ना वो पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, देखिए, ये जो रीज़न है ना पूरा, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। आपको पता होगा इंडिया की वॉर हुआ था चाइना के साथ 1962 में। ठीक है, और हम वो वॉर हार गए थे। तो ये जो पूरा रीज़न है ना, यहाँ से ये जो इसको हम कहते हैं चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर ना, ठीक है, या फिर आपका अक्साई चिन वाला एरिया, ये हमें चाइना को देना पड़ गया था। ठीक है ना, इतना रीज़न। और ये जो आपका रीज़न है इतना, ये ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर है, POK जैसे हम कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, देखिए, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पिछले कुछ समय से चाइना और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके कारण न्यूज़ में रही हैं और जो मैपिंग के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम उन्हें भी एक एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन एक बार ऊपर से देख लेते हैं। ठीक है, और कभी अगर ये ज़्यादा न्यूज़ में आएंगी तो हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक है आपका नाकुला पास। ठीक है, पास क्या होता है? दो पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के बीच में से जो निकलने का आपका रास्ता होता है ना, उसे हम पास कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका नाकुला पास है ना, ये आपका सिक्किम में है। ठीक है, इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए बस फिलहाल तो। ठीक है, और क्या है? और इंपॉर्टेंट पासेस हैं सिक्किम के, जैसे कि नाथुला पास, ये आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, नाथुला पास और जिप्ला पास। ठीक है, ये 3 पास आपको याद होने चाहिए, ये सिक्किम में है। ठीक है, कौन कौन से पास हैं? नाकुला, नाथुला पास और जिलिपला पास। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पैंगोंग लेक के बारे में। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको मैप बना दिया है कश्मीर का, काफ़ी इलेबोरेटेड मैप है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये वाला जो रीजन है ना आपका, इससे हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये पूरा। ठीक है ना, एक मिनट रुक जाइए। ये जो है आपकी, ये है आपकी LOC। ठीक है, यहीं पर सीज़ फायर होती रहती है LOC के पास। ठीक है, हम ये इस रीज़न को डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला जो आपका रीज़न है। ठीक है ना, ये अक्साई चिन है। ठीक है, आपको पता होगा हम 1962 में वॉर हार गए थे, हमने अभी डिस्कस किया चाइना के साथ। उसके बाद चाइना के द्वारा ये क्लेम किया जाता है अक्साई चिन। ठीक है, इंडिया का जो ऑफिशियल स्टैंड है इसके ऊपर वो यही है, हम इसे मानते हैं कि जो अक्साई चिन है ये भी हमारा पार्ट है। ठीक है, और ये जो आपका POK है ना, ये तो हमारा पार्ट है ही। ठीक है,
ये सिर्फ मैप के लिए मैंने आपको वैसे ही लाइन वगैरह बनाई है समझाने के लिए, ठीक है ना। बाकी इंडिया का पार्ट है, ऐसा कुछ मत समझिएगा आप, ठीक है ना। ये लो, थोड़ा सा पाकिस्तान भी अंदर ले लो, ठीक है। ये पूरा अपना पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर है आपकी पैंगोंग त्सो लेक, ये दिख रही है आपको, ठीक है। इसका जो 2/3 पार्ट है ना वो इंडिया के कंट्रोल में है, बाकी जो 1/3 पार्ट है वो चाइना के पास आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वर्ल्ड की, यहाँ देखिए, वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है। सबसे हाइट पर मौजूद सॉल्ट वाटर लेक है ये, ठीक है। यहाँ पर आपको ये हॉट स्प्रिंग मिल जाएंगी जो हमने डिस्कस की, आपकी रही है गलवान वैली, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इट इज़ रिलेटेड विद रशियन कोविड वैक्सीन स्पुतनिक 5, ठीक है। नाम देखिए इसका कितना अच्छा रखा हुआ है ना, स्पुतनिक 5, ठीक है। रशिया ने रिसेंटली क्या किया है, जो कोविड-19 है उसकी वैक्सीन बना ली है और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि भैया जो वैक्सीन हमने बनाई है वो यूज़ करने के लिए आ चुकी है। आप सभी ने न्यूज़ सुनी होगी, पुतिन ने जो है अपनी, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं रशिया के, उन्होंने अपनी डॉटर को वैक्सीन लगा दी है ये, ठीक है। अब हम थोड़ा इस वैक्सीन के बारे में डिस्कस करते हैं, स्पुतनिक 5। तो इसका नाम जो है ये स्पुतनिक 1 के बाद रखा गया है, ठीक है ना। ये आपने सुना होगा, ठीक है। ये फर्स्ट सैटेलाइट था, है ना, आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट था फर्स्ट, जो कि सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था, स्पुतनिक 1, ठीक है। उसी के नाम पर ये स्पुतनिक 5 रखा गया है, ठीक है। इसको डेवलप किसने किया इस वैक्सीन को? तो जो मॉस्को बेस आपकी गमालिया इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, उसके साथ ही साथ कोलैबोरेट किया है आपकी रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने। इन दोनों ने मिलकर इस वैक्सीन को डेवलप किया है, ठीक है। ये जो वैक्सीन है आपकी, ये डीएनए बेस्ड है, ठीक है। मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि डीएनए बेस्ड वैक्सीन्स क्या होती हैं, ठीक है। हम यहाँ पर भी उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कौन से वायरस का यूज़ किया गया है इस वैक्सीन को डेवलप करने के लिए? तो एडिनो वायरस, ठीक है, एडिनो वायरस का यूज़ किया गया है। कैसे हुआ है पूरा हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। पहले हम इस वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। देखिए इस वैक्सीन को लेकर ना कुछ लोगों के कंसर्न्स भी हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ह्यूमन ट्रायल में ना जनरली काफ़ी टाइम लग जाता है। जो फाइनल स्टेज होती है ह्यूमन ट्रायल की क्लियरेंस के लिए, तो वो काफ़ी महीने ले लेती है, 4 से 5 महीने तो उसमें लग जाते हैं। लेकिन इस वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल में उतना ज़्यादा टाइम लगा नहीं, 1 या 2 महीने में इसकी ह्यूमन ट्रायल कंप्लीट कर दिए गए, ठीक है। तो इसके लिए लोगों को थोड़ा कंसर्न है इसको लेकर कि हो सकता है ये वैक्सीन फेल हो जाए, ठीक है ना, सभी लोगों के ऊपर इसका इफेक्टिव असर ना हो। इसी कारण ये वैक्सीन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में आ गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा एडिनो वायरस के बारे में। एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन। इस वैक्सीन में एडिनो वायरस का यूज़ हुआ है, ठीक है। देखिए क्या होता है, इसको डीएनए वैक्सीन भी बोलते हैं। क्या होता है ना कि आपकी बॉडी में कुछ काफ़ी वीक वायरस को भेज दिया जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, वो वायरस इतने वीक होते हैं कि आपको वो कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, आपकी बॉडी क्या करती है, उन वायरस के अगेंस्ट एक्शन लेना स्टार्ट करती है। आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और वो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो जैसे ही आपकी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, आप उस बीमारी से इम्यून हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है डीएनए वायरस का। एडिनो वायरस वैक्सीन को भी डीएनए वायरस वैक्सीन ही कहते हैं, ठीक है। जो रेबीज की वैक्सीन बनी थी वो भी डीएनए वायरस वैक्सीन थी, है ना। एडिनो वायरस या फिर डीएनए वायरस दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया स्पुतनिक 5 के बारे में। चलते हैं आगे। अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इट इज रिलेटेड विथ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन हिंदू वुमेन्स इनहेरिटेंस राइट, ठीक है ना। ये तो कल ही न्यूज़ आई है। क्या हुआ है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपना वर्डिक्ट दिया है। उन्होंने कहा है जो आपके हिंदू सक्सेशन के जो कानून हैं 2005, उसमें एक अमेंडमेंट किया है उन्होंने, ठीक है। क्या अमेंडमेंट किया है, देखिए क्या होता है ना, पहले हम इसको डिटेल से समझते हैं, बैकग्राउंड से समझते हैं सक्सेशन के लॉ इंडिया में कैसे काम करते हैं, हिंदू सक्सेशन के लॉ। मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी है फैमिली के हेड के नाम, यानी कि हम एग्जांपल ले लेते हैं एक फादर के नाम, ठीक है। फादर के जो है 2 बच्चे हैं, एक है उनका, एक बॉय है और एक गर्ल है, ठीक है। तो पहले जो लॉ था, ठीक है ना, 2005 के इस एक्ट में, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या लॉ था कि देखिए जो बच्चा है ना, ये जैसे ही पैदा होगा
इसके अपने पिता की संपत्ति में इसका जन्म से ही अधिकार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये पैदा हुआ तो ये जो इसके पिता के बाद इसके पिता की जो प्रॉपर्टी होगी वो डायरेक्ट इसके बेटे के पास आ जाएगी, जन्म से ही इस बेटे का अधिकार होगा इसकी प्रॉपर्टी पर। लेकिन ये जो बेटी है इसके पास इस प्रॉपर्टी पर अधिकार कब होगा? जब इनकी पिता की डेथ हो जाएगी। ठीक है ना, जब ये बूढ़े होकर मर जाएंगे उसके बाद क्या होगा, वो प्रॉपर्टी इन दोनों के बाद नाम पर आ जाएगी। लेकिन गर्ल के पास बाय बर्थ सक्सेशन का अधिकार नहीं था। ठीक है ना, कब आएगा सक्सेशन का अधिकार? जब उनके पिता की मौत होगी। ठीक है ना, उसके पहले नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है रिसेंटली, ये जो लॉ था ना आपका, ठीक है ना, ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट में सेक्शन 6 में मेंशन था। ठीक है ना, इसको अमेंड कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दोनों ही, या बॉय हो या गर्ल हो, दोनों के पास बाय बर्थ प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सेदारी होगी। ठीक है, तो ये रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। यहाँ पर मैंने आपको उसको पीपीटी जो मैंने आपको समझाया वो मैंने यहाँ पे आपको पीपीटी के फॉर्म में प्रोवाइड भी कर दिया है। ठीक है, ये जो जॉइंट हेयरशिप राइट्स होते हैं ना, इसको बोलते हैं कॉपर सैरनी। ठीक है ना, ये टर्म याद रखिएगा, यूपीएससी ने इस टर्म पर घुमा देता है। ठीक है ना, आपको रिसेंटली बोल देगा कि बताइए ये जो रिसेंटली टर्म आपकी न्यूज़ में थी कॉपर सैरनी, ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो फिर नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है ना, कुछ बता देगा कि ये कुछ जोग्राफिकल इंडिकेटर है या कुछ बायोलॉजिकल है, या फिर ये एक ऑप्शन होगा आपके पास जॉइंट हेयरशिप राइट्स हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा ये टर्म कॉपर सैरनी। ठीक, अब हम थोड़ा सा हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में डिस्कस करें तो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है ना, वो आपके मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ से निकल कर आते हैं। ठीक है ना, ये आपके एंशिएंट लॉज हुआ करते थे हिंदू सक्सेशन में। ठीक है ना, इन लॉज को, ठीक है ना, इस लॉज में किन लोगों को इंक्लूड किया गया है, तो जो सिर्फ मुस्लिम और क्रिश्चियन को छोड़कर, ठीक है ना, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, पारसी एंड ज्यूस, इनको छोड़कर बाकी जितने भी रिलीजियन हैं उन सबको इस लॉ के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जैसे कि बुद्धिस्ट हो, सिख्स हो, जैन हो, और क्या आपके आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, इन सबको इसी लॉ के अंदर डील किया जाता है। जो भी सक्सेशन है इनका इसी लॉ में आता है। ठीक है, इस लॉ को अमेंड किया गया था। कब अमेंड किया गया था? 2005 में। ठीक है ना, इस लॉ में आपका जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉज था, इसमें गर्ल्स को ओनरशिप के राइट्स नहीं थे, ये जो सक्सेशन के राइट्स हैं प्रॉपर्टी में वो नहीं दिए गए थे। ठीक है ना, तो 2005 में इनमें अमेंडमेंट करके वुमेन को भी, ठीक है ना, वो एक प्रॉपर्टी का हिस्सेदार माना था। ठीक है, लेकिन बाय बर्थ नहीं, आफ्टर द डेथ ऑफ द लैंड होल्डर। ठीक है ना, प्रॉपर्टी होल्डर, आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉपर्टी होल्डर, उसके बाद माना था। अब उसमें एक और अमेंडमेंट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और हमने वो पूरा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगले जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इट इज़ रिलेटेड विथ इंडोनेशिया माउंट सिनाबंग इरप्शन। ठीक है ना, ये इसमें कुछ डिस्कशन के लिए ज़्यादा है नहीं। क्या हुआ है, वहाँ पे एक ज्वालामुखी है जिसमें इरप्शन हुआ है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो ये आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में लोकेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें डिस्कशन करने के लिए कुछ ज़्यादा खास है नहीं। तो इसकी लोकेशन देख लीजिए, ये आपका इंडोनेशिया है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना माउंट सिनाबंग कहाँ पर है। ये जो माउंटेन है आपका, माउंटेन सिनाबंग, ये कहाँ पर है? तो ये आपका इंडोनेशिया में। ठीक है, ये है उसकी लोकेशन यहाँ पर, ये। ठीक है, यहाँ पे उसको एनलार्ज करके आपको दिख जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे लेक है टोबा, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। ठीक है, और यहाँ नीचे आपका इंडियन ओशन है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, आज दोबारा पूछता हूँ। ठीक है, अंडमान निकोबार से कौन सी साउथ एशियन कंट्री है जो क्लोजेस्ट है? ठीक है, आपको ये बताना है आंसर। ठीक है, चलिए, ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको आज का डिस्कशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।